नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्जाम सभा में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। उसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि उग्रवाद का जन्म, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट पीरियड कब शुरुआत होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी, जिसको हम इंग्लिश में इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से जानते हैं, तो उसमें ये उद्देश्य रखा गया था कि हम अंग्रेज़ों से अपने जो डिमांड हैं उसको बड़े शांति से, ठीक है, लेजिस्लेटिव तरीके से, कानूनी धारा के अंतर्गत रहते हुए ही हम काम करेंगे। मतलब कानून के हिसाब से ही उनसे हम अनुनय विनय करेंगे, आग्रह करेंगे कि हमारी बातों को सुने। लेकिन 15-20 साल बाद, मतलब 1884 में, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। और बंगाल विभाजन के बाद धीरे धीरे कुछ उग्रवादी नेताओं का जन्म हुआ, जो कि ये चाहते थे कि अंग्रेज़ों के खिलाफ हम मोर्चा लें, हम उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने की कोशिश करें। बिना आंदोलन के अंग्रेज हमें नहीं छोड़ने वाले, और स्वराज की मांग उठने लगी। इसमें से जो एक्सट्रीमिस्ट नेता थे उसमें से बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल हम जानते हो, तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीन प्रमुख रूप से जाने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यही तीन थे, कई अन्य लोग भी शामिल थे। तो आज हम बैकग्राउंड और कॉज समझने वाले हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में ये उग्रवादी काल या फिर एक्सट्रीमिस्ट पीरियड, इसका जन्म कैसे हुआ और इसके पीछे की क्या कहानी है। तो इसमें उग्रवादी काल, जिसको इंग्लिश में मॉडरेट लीडर्स के नाम से भी जानते हैं, उग्रवादी नेता, इसको चरमपंथी नेता बोलते थे और नरमपंथी नेता बोलते थे। जो मॉडरेट थे, इसका मतलब कि वो शांत थे, वो चाहते थे कि बड़े अनुनय विनय के साथ अंग्रेजों से हम अपनी बात को रखें, ठीक है। लेकिन वो कोई बड़ा आंदोलन कर पाने में असफल प्रतीत हुए। मतलब उन्होंने ऐसा कोई भी एक बड़ा आंदोलन नहीं करके दिखाया, मतलब मॉडरेट नेताओं ने, ठीक है, नरमपंथी नेताओं ने, जिससे ये माना जा सके कि हाँ, वो आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन को अच्छे से चला पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो टारगेट था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वो विफल होता दिखाई दे रहा था। इसीलिए उग्रवाद का जन्म होना शुरू हो चुका था। सो नरमपंथी को अपनी लिमिटेशंस की वजह से वो कोई भी काम कर पाने में अक्षम प्रतीत हो रहे थे। 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया, जो कि भारतीयों को जागृत करने का काम किया। भारतीयों को ये बात समझ में आ चुकी थी कि अंग्रेज़ों को जिससे लाभ होगा वो वही काम करेंगे, हमारी बातों को सुनने से इनकार करेंगे। तो ये भारतीयों को जगाने के लिए काफ़ी था। लॉर्ड कर्जन का हर कार्य भारतीयों को उकसाता रहा। मतलब लॉर्ड कर्जन, जिसने कि बंगाल का विभाजन करवाया, और उसने अन्य कई कार्य किए, जैसे कि उसी की मदद से मुस्लिमों को पृथक आरक्षण की बात की गई, मुस्लिमों के एक अलग समुदाय से संबंधित एक आंदोलन खड़ा किया गया, मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। ये सारे कुछ कार्य थे जिसके द्वारा उसने हिंदू और मुस्लिम में विघटन की शुरुआत की। तो कर्जन का ये कार्रवाई जो थी वो कहीं ना कहीं भारतीयों को उकसाने वाली थी। इसीलिए नरमपंथी जो है वो आपका पाश्चात्य विचारधारा से झुकाव रखते थे। तो नरमपंथी जो नेता थे, उनका मानना था कि पूर्ण स्वराज की मांग करना बेवकूफ़ी है, हमें अंग्रेज़ों के अंतर्गत ही कुछ अधिकारों की मांग करनी चाहिए। और उनके मानने के अनुसार अंग्रेज हमारे भारतीयों के ऊपर शासन करने के लिए सबसे उचित लोग हैं, उन्हें ही शासन करना चाहिए। सो नरमपंथी विचारधारा कहीं ना कहीं पाश्चात्य विचारधारा से पूरी तरह से प्रभावित थी। अब यहाँ पे धीरे धीरे राष्ट्रीय गर्व का विचार पैदा होने लगा था। भारतीयों के बीच ये लगने लगा था कि हमें एक एकीकृत राष्ट्र के रूप में रहना चाहिए, हमें अपने अधिकार अच्छे से मिलने चाहिए, हमें अपने अधिकारों को लेने के लिए, पाने के लिए जो प्रयास उचित हों उसकी आज़ादी होनी चाहिए। तो इसीलिए कहीं ना कहीं धार्मिक राष्ट्रीयता का बढ़ता कद जो है वो आपका उग्रवाद काल के रूप में जन्म लेता हुआ प्रतीत होता था। 1903 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें दक्षिण भारत में भुखमरी थी, फेमाइन इन साउथ इंडिया उसी में पड़ा था। मतलब उसमें दक्षिण भारत में भारी भुखमरी थी, और इस काल में एक भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। दिल्ली दरबार कब लगाए जाते थे? दरबार से संबंधित आप ये समझिए कि जब कोई भी ब्रिटिश का कोई प्रतिनिधि भारत में आता था तो उसके सम्मान में क्या होता था, दरबार लगता था। तो ये इतना बड़ा आयोजन था कि इसमें इतने पैसे खर्च किए गए थे कि कुछ क्षेत्र जो है वो आपका भुखमरी में डूब रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं उनकी सामंतवादी विचारधारा, अंग्रेजों की सामंतवादी विचारधारा सामने आ रही थी। और इसी समय कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं भी घटित हो रही थी, जो कि भारतीयों को भी प्रेरित करती थी एक राष्ट्रीय आंदोलन को खड़ा करने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये कैसे शुरुआत हुई आपका उग्रवाद काल की। सूरत स्प्लिट के नाम से इसको जाना जाता है। सूरत अधिवेशन में आप जानते हो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो भागों में बट गया। एक आपका नरमपंथी है, जो कि आपका कोई बड़ा आंदोलन अब तक कर पाने में सक्षम नहीं रहे थे। इसी तरीके से दूसरा आपका एक पक्ष हुआ करता था, जो बाल गंगाधर तिलक जैसे नेता थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उग्रवाद को अपनाया, ठीक है। उनका मानना था कि जब तक आप कठोरता से कोई बात नहीं रखोगे तब तक अंग्रेज हमको कोई भी अधिकार नहीं देने वाले हैं, उनका ये मानना था। तो इसीलिए सूरत अधिवेशन जो कि आपका 1907 में हुआ, उसमें ऑफिशियल ब्रेकअप कर दिया गया। ऐसा पहले से था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो अलग अलग विचारधाराओं में 2-3 साल पहले से ही बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन 1907 में ऑफिशियली सूरत अधिवेशन में ऑफिशियली इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक आपका एक्सट्रीमिस्ट था, एक आपका मॉडरेट था। एक्सट्रीमिस्ट से हम इसको हिंदी में उग्रवाद कहना उचित होगा।
मॉडरेट में नरमपंथी या फिर नरमपंथ विचारधारा, जो कि शांत विचारधारा के थे और संविधान के तौर पर चलने वाले व्यक्ति थे, उनको मॉडरेट कहा गया। सो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट के बीच में जो ब्रेकअप हुआ 1907 में हुआ। अब इसमें जो ये अधिवेशन जो है वो आपका नागपुर में होने वाला था। पहले ही आपका नागपुर में मीटिंग हुई और ऐसी चर्चा हुई कि इस अधिवेशन को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1907 के अधिवेशन को नागपुर में किया जाना था, ठीक है, लेकिन उसको ट्रांसफर कर दिया गया सूरत में। इसके पीछे का लॉजिक मैं अभी आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे लाल बाल पाल एक आप शब्द सुन रहे होंगे, तो लाल बाल पाल क्या थे, मैंने पहले भी बताया कि ये 3 उग्रवादी नेताओं की तिगड़ी थी। ये इतनी तगड़ी तिगड़ी थी कि इससे लोग डरते थे, मतलब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में बड़े आंदोलन करने की क्षमता रखते थे, इसीलिए ये इनसे डरते थे। तो लाल बाल पाल का जो उग्रवादी विचारधारा थी, इसमें बाल और लाल को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। मतलब कि कुछ लोग चाहते थे कि वो बाल गंगाधर तिलक या फिर लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाएं। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसी उग्रवादी नेता के हाथ में चली जाती तो कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर राष्ट्रीय आंदोलन हो सकते थे, इसकी संभावना थी। लेकिन उसी समय जो कुछ नरमपंथी नेता थे उन्होंने दिमाग लगाया, मॉडरेट लीडर्स ने दिमाग लगाया, और उस समय एक नियम हुआ करता था कि अगर कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष बनना चाहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो एक शर्त होती थी कि जो अधिवेशन है अगर उसके होम टाउन में होता है, अगर अधिवेशन उसके होम प्रदेश में होता है, ठीक है, उसके खुद के प्रदेश में होता है, तो वो उस जगह पे क्या होता है, उस जगह पे वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था। यही दिमाग लगाया गया, क्योंकि आप जानते हो कि उसमें बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो था उसमें मुंबई भी आता था, महाराष्ट्र भी आता था, और इसके साथ साथ आपका गुजरात का क्षेत्र भी, सौराष्ट्र का क्षेत्र भी आता था। तो इन्होंने क्या किया कि सूरत का अधिवेशन रखा, तो सूरत किसमें आता था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। ठीक यही दिमाग लगा करके उन्होंने बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष के दौर से बाहर कर दिया। इतना बढ़िया दिमाग लगाया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि होम प्रांत का कोई व्यक्ति अध्यक्ष नहीं बन सकता था, इसीलिए सूरत बाल गंगाधर तिलक का होम प्रांत था, ठीक है, होम टाउन के अंतर्गत आता था। और यही वजह है कि बाल गंगाधर तिलक जो है वो आपका अध्यक्ष पद बनने के अयोग्य हो गए। ये आपका दिमाग लगाएगा उसमें। और जो मॉडरेट विचारधारा के लोग थे, स्वदेशी अभियान को बंद करना चाहते थे, जो कि आपका बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं के द्वारा चलाया जाता था। स्वदेशी का मतलब कि हमारा देश है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, एक प्रमुख उक्ति है जो कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही कही गई है। तो कहीं ना कहीं ये आपका दोनों में स्प्लिट और विचारधाराओं में अंतर होता दिखाई दिया। इसी तरीके से बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा, ये सभी बातें जो थी वो आपका जोरों शोरों से उठने लगी थी, जो कि आपका उग्रवादी नेताओं के द्वारा चलाए जा रहे थे। रास बिहारी बोस, जैसा कि मैंने बताया, इनको प्रेसिडेंट बना दिया गया, अध्यक्ष बना दिया गया सूरत अधिवेशन में, और बाल गंगाधर तिलक को उस पर्टिकुलर दौर से बाहर कर दिया गया। तिलक को बोलने तक का भी मौका नहीं मिला। मतलब आलम ये रहा कि जैसे कि मान लीजिए आप जानते हो कि कोई भी मीटिंग होती है तो बड़े नेता बोलते जरूर हैं, तो बाल गंगाधर तिलक को बोलने का भी मौका नहीं दिया गया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर ये व्यक्ति बोला तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि ये लोगों को कन्विंस करने में सक्षम हो जाए और लोगों को इस बात में मनाने में सक्षम हो जाए कि हाँ, इन्हें अध्यक्ष बनना चाहिए, ये एक कुशल नेतृत्व करने वाले व्यक्ति हो सकते थे। तो ये आपका कुछ कॉन्सेप्ट रहा जिसको मैंने उग्रवादी नेताओं के बढ़ते हुए कद को यहाँ पे बताने की कोशिश की। कोई समझौता करने को तैयार नहीं था, ना तो मॉडरेट लीडर्स और न ही एक्सट्रीमिस्ट लीडर, कोई भी एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर राजी नहीं थे, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता था कि वो आपस में हाथ मिला देते और कुछ मुद्दों पे सहमति जता करके उसी पर काम करने का फार्मूला तय करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सो मॉडरेट और सेपरेट मीट आपका सहमत केवल संवैधानिक आंदोलन के लिए सहमत हो गए। इस प्रकार से अगर ये कहना उचित ही होगा कि ऑफिशियली क्या किया गया कि चरमपंथी या फिर जो कि आपका उग्रवादी विचारधारा के लोग थे, उनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जगह नहीं मिली, उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिला। और जो आपका मॉडरेट विचारधारा के व्यक्ति थे, जो नरमपंथी विचारधारा के व्यक्ति थे, वो इस बात पे सहमत हो गए कि हम सेपरेट मीटिंग करेंगे और उसमें यह तय होगा कि हमें कैसे संवैधानिक आंदोलन को अंजाम देना है, संवैधानिक तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठानी है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने बात की कि कैसे उग्रवाद की शुरुआत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 2 टुकड़ों में विभाजित करने का काम किया और भारत में धीरे धीरे राष्ट्रीय आंदोलन जो है एक नया रूप लेने लगा था। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए, भारतीय इतिहास को देखने के लिए, जो कि आधुनिक काल मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उसको देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। धन्यवाद।